राजेश जी, ये क्या चल रहा है? मतलब हफ्ते भर में आपके पिछले दीदार से इस दीदार तक आते आते इंडेक्स पे 800 हज़ार पॉइंट साफ हो जा रहे हैं। ये अब इस वर्ष का नया लो, यानी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो आप समझिए कि 22,900, मतलब लास्ट टाइम ये प्राइस था 6 जून को, मोर और लेस, जब बजट के बाद डिप आया था, नहीं इलेक्शंस के बाद। ये आज क्या, ये जो ऑलमोस्ट ये जो टैरिफ की कहानी अब सच साबित हो रही है, ये उसका फियर है या है क्या ये? और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर हमें लेकर आ रहा है राजेश जी? नमस्कार वीरू जी। नमस्कार श्रेया, और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि कभी कभी बाजार थोड़ा एक्सुबरेंस में चला जाता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो बहुत से स्टॉक 100 की पी पे भी सस्ते लग रहे थे लोगों को, और वहाँ खरीदारी चल रही थी। और आज की डेट में वही स्टॉक आधे वैल्यूएशन में भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। मैं बता दूं, दुनिया खत्म नहीं होती है। कोविड में भी खत्म नहीं हुई थी, कई चीजें हो गई खत्म नहीं हुई। तो ये एक एग्जैगरेटेड वैल्यूएशन सेलिंग चल रही है। फिर वो रेट कट को भी इग्नोर कर रही है। रुपए में जो 88 को छूने के बाद गिरावट आई, उसको भी इग्नोर कर रही है। तो इन सारी चीजों को इग्नोर कर रही है, और बाजार में लगातार गिरावट आ रही है। टैरिफ की जो चिंताएं हैं वो अपनी जगह हैं। फिर वो चाहे लेकिन आप देखो तो इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आता जा रहा है। जो रिजल्ट्स के लेकर के सबको चिंता थी कि बहुत खराब रिजल्ट आएंगे, दूसरी तिमाही के रिजल्ट खराब आए थे, तीसरी तिमाही के और खराब आएंगे, वो चिंताएं अब दूर हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सैनिटी आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल प्रिवेल करेगी। और ये जो गिरावट है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए कम से कम मध्यम से लंबी अवधि वाले निवेशकों को। और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अच्छी क्वालिटी वाली स्टॉक्स में ही निवेश करें, और थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखें। इस वक्त जो सेलिंग प्रेशर चल रही है, विशेषकर अगर कहूँ तो एफआईआई की तरफ से चल रही है। क्योंकि अगर आप देखो तो वहां पर डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। 10 ईयर यील्ड जो है वो 4.5 पौने 5% के पास है, और अपनी करेंसी जो है वो 3 साढ़े 3% के आसपास टूट गई है। तो मोटा मोटी बोल कहने का तात्पर्य ये है कि 8 साढ़े 8% की जो कमाई है वो एफआईआई को ऐसे ही मिल रही है, करेंसी और 10 ईयर यील्ड को लेकर के। तो इस वजह से इक्विटी में हम लगातार सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। एक बार ये डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा काबू में आ जाए तो, और रेट कट जिस तरीके से ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं, हालांकि फेड की तरफ से बयान आ रहे हैं कि रेट कट नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे समीकरण बैठते हैं। लेकिन अगर आइंदा दिनों में और भी रेट कट होते हैं तो मैं समझता हूँ से थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, और वैल्यूएशंस तो कहीं ना कहीं उभर कर आएंगे ही। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलते रहने वाला है। बट शॉर्ट टर्म में कहना मुहाल है कि कहाँ जाके रुकेगा, टेक्निकल वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी जी राजेश जी, तो ऐसे मूड माहौल में स्टॉक क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे कोई बेट बन सकती है? कोई ऐसे स्टॉक जो आपको पसंद हो? श्रेया, देखा जाए तो बुफे लगा हुआ है। आप चाहे लार्ज कैप की बात कर लो, आप मिड कैप की बात कर लो, आप स्मॉल कैप की बात कर लो, बहुत सी अच्छी कंपनियां अच्छे नतीजे दिए, आगे आने वाले दिनों का गाइडेंस अच्छा दिया, बावजूद उसके मार झेलनी पड़ी। कई कई जगह हमने देखा 40-40, 50-50% तक का कट आते हुए। बुफे लगा हुआ है, बस आपको सिर्फ धैर्य रखना है, और ये समझना है कि आप 2 मिनट की मैगी नहीं बना रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो थोड़ा सा नजरिया लंबा रखना है। कोई एक स्टॉक इस वक्त चुनना हो, मैं समझता हूँ लार्ज कैप में आईसीआईसी बैंक के साथ जाना चाहिए। शानदार परफॉर्मेंस दी बैंक ने, 15% बॉटम लाइन में जंप आया, क्रेडिट ग्रोथ में अच्छी बढ़त थी, रिटेल बिजनेस बैंकिंग में बढ़त थी, एसएमई में बढ़त थी। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो वो 9% के आसपास बढ़कर आया था, और एसेट क्वालिटी उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी, एनपीए रेशियो शानदार थे। अब इस वक्त वैल्यूएशन की अगर बात की जाए ना, तो एफवाई 27 की एवरेज एडजस्टेड प्राइस टू बुक अगर देखें तो 540 रुपए के आसपास आती है। अगर मैं 2.4 टाइम्स भी देता हूं तो 1300 रुपए होता है, और सब्सिडियरी की वैल्यूएशन 200 रुपए की। तो टोटल सम टोटल जो आता है वो 1500 रुपए के आता है। लेकिन आपको 12 से 18 महीने का नजरिया लेना पड़ेगा। और अब साथ में पॉजिटिव ये आया है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का जो
इशू आने की बातें चल रही है। 51% आईसीआईसी बैंक होल्ड करती है, हालाँकि उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से अपनी होल्डिंग मेंटेन करेंगे, लेकिन वैल्यूएशन तो फिर भी वहाँ लॉक होगा ना। तो मैं समझता हूँ कि ये गिरावट आपको आईसीआईसी बैंक में निवेश करने का मौका दे रही है। ओके, ऐसे बट राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, आपकी भारती पर व्यू क्या है? 17-14 इस वक्त ये भी होल्ड करने लायक और फ्रेश बैंक के लिहाज से ठीक लग रहा है आपको क्या? देखिए, अगर टेलीकॉम एज़ अ स्पेस देखा जाए तो 2 ही बड़े प्लेयर रह गए हैं, भारती और जियो। वोडाफ़ोन अपनी दिक्कतों से उलझ रहा है, लॉसेस आ रहे हैं, नए फंड की रिक्वायरमेंट आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इस वक़्त भारती और जियो 2 ही टेलीकॉम के प्लेयर हैं, दोनों ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। टैरिफ हाइक इन्होंने किया है, आगे आने वाले दिनों में भी टैरिफ हाइक करेंगे और इस बार के जो आरपूज़ देखेंगे तो ज़बरदस्त जंप देखा गया भारती एयरटेल के आरपूज़ में। ₹245 के आस-पास आया था और न केवल भारत का बल्कि इनके अफ्रीकन बिज़नेस में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। हो सकता है बाज़ार के कारणों से थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिले, लेकिन मैं फिर वही दोहराना चाहूँगा कि साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखें, 1900 का टारगेट रखें और इसमें निवेश करें। भारती एयरटेल, जेफरीज की रिपोर्ट भी थी इस पे, सुबह बताई थी मैंने। जेफरीज को भी टेलीकॉम स्पेस में भारती एयरटेल अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और जो साथ खड़े रहे और हर मुकाम पे, जरा प्लीज़ वो स्टॉक्स की स्लाइड लेके आइए, इंटरेस्टिंग। देखिए, इसे कहते हैं आउट परफॉर्मेंस। इंडेक्स भले ही कोलैप्स हो रहा हो, इसे कहते हैं रिलेटिव प्राइस स्ट्रेंथ। आप स्पेशली भारतीय एयरटेल जिस पर बातचीत भी हुई, एम आज से इनके लिए एक इवेंट भी है। देखिए 14 फेब से इनकी जो ईवी गाड़ियां हैं उनकी बुकिंग स्टार्ट होने वाली थी। और राजेश जी, एक बार मैं फिर से आऊँगा आपके पास। मेरे ख्याल से ऑटो पे हमारी डिस्कशन अभी मारुति पे हुई, एम पे आपका व्यू क्या है? आई मीन ठीक है, शायद CY24 के लास्ट 3 महीने थोड़े से परेशान करने वाले थे, इवन वो परेशानियां अभी भी परसिस्ट करती हैं और डीलर्स के पास काफ़ी होल्डिंग्स थी, काफ़ी, अगर आप देखें गाड़ियाँ पड़ी हुई थी, उतनी सेल्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। बट जिस तरीके से इसने अपने आप को हायर ट्रैजेक्टरी पे प्लेस किया है, आपकी राय क्या है? क्या ऑटो में नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन का लीडरशिप भी एम होगा या फिर ये चेंज होकर मारुति के हाथ में आ सकते हैं? देखिए, ऑटो एज़ अ स्पेस एक्साइटिंग है, नो डाउट। जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ नंबर आए और आगे आने वाले दिनों में अब आप देखो तो जो नए लॉन्चेस हैं उनको लेकर के जो लंबी कतारें लगी हुई हैं और जेस्टेशन पीरियड इतना हाई है, कई-कई जगह तो हमने सुना है 6-6 महीने तक का है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र लंबी अवधि के लिए अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में जिस तरीक़े से इन्वेंटरी वगैरह की दिक्कतें हैं या लॉजिस्टिक्स वगैरह की दिक्कतें हैं, ब्याज दरों को लेकर के डिमांड थोड़ी कम हो रही है, वो सब चीज़ अपनी जगह है। लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा है। ऑटो एज़ अ स्पेस में एम&एम की अगर बात की जाए तो न केवल ये ऑटो की एक प्ले है बल्कि एग्री साइड से भी प्ले है ट्रैक्टर्स वगैरह में और पीवी वगैरह में जिस तरीके की इनकी बढ़त बनी, बहुत शानदार बनी। लेकिन इन लेवल्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड की उम्मीद बहुत मध्यम अवधि में या छोटी अवधि में करनी चाहिए। इस स्पेस में अगर कोई स्टॉक हमें बहुत अंडर वैल्यूड लगता है तो वो हुंडई का लगता है। अगर आप देखेंगे तो एसयूवी मार्केट में वो अपने आप में एक पहुँच रखता है। क्रेटा मार्केट लीडर है एसयूवी में। अब ईवी भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है क्रेटा का। सानंद में उन्होंने नया प्लांट लिया है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है बावजूद उसके कि इतना अच्छा ब्रांड है और इतनी अच्छी कंपनी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अपसाइड थोड़ा अच्छा बचता है। इवन टू व्हीलर्स में अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो एक बेहतर निवेश का विकल्प साबित हो सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टू के अब आईपीओस की भी बात कर लेते हैं। देखिए, हाल में लिस्ट हुए आईपीओ इस समय निवेशकों को सबसे ज्यादा रुला रहे हैं। शेयरों की लिस्टिंग तो धूमधाम से हुई, लेकिन अब निवेशक फंस गए हैं। आईपीओ के कौन कौन से सितारे अब जमीन पर हैं, इसकी भी जानकारी हम मिताली से लेंगे। मिताली, बताइए क्या रिसर्च की है आपने? तो हाल ही में जो आईपीओस लिस्ट हुए थे उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लिस्टिंग गेन्स इसमें अच्छे खासे देखने को मिले थे, लेकिन आते आते ये स्टॉक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिटर्न्स में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। कुछ कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे हमें 50% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। इनकी लिस्टिंग डे से आज तक की बात करें, हम आज तक की करंट प्राइस की बात करें तो आईपीओ के चकाचौंध में जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे इन आईपीओस में लगाए थे, तो लिस्टिंग गेन जहाँ बुक नहीं किया वहाँ निवेशक यहाँ पे नाराज़ नज़र आ सकते हैं।
लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम शामिल है उसका नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। इसका जो इशू प्राइस था 291 रुपये के आसपास था और नुकसान की बात करें तो ये 50% तक लुढ़क गया है अपने आईपीओ से लेकर आज तक। फिर शामिल है इसएफ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, यात्रा ऑनलाइन, आइडिया फोर्ज, आईक्यू लिस्ट लाइटिंग। इन सब में आप देखिए तो नुकसान जो है ये 36%, 42% तक अपने आईपीओ से लेके आज तक लुढ़कते हुए नजर आए हैं। साथ ही और भी लिस्ट में जो नाम शामिल है उनकी बात करें तो एक्मे सोलर, फेड बैंक फाइनेंशियल, जुनिपर होटल्स, टीवीएस सप्लाई चेन, होनासा कंज्यूमर। मार्केट का जो ये रुख है जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन आईपीओज में जहाँ हमें लिस्टिंग दमदार देखने को मिली थी, आज आते आते ये इतने ज़्यादा अपने लिस्टिंग से लुढ़कते हुए नजर आए। नर्दनाग भी इस लिस्ट में शामिल है, फ्लेयर राइटिंग, गोपाल स्नैक्स, ओला इलेक्ट्रिक और स्विगी में भी हमें 13% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। जी मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने ये भी देखा कि जो नए लिस्टिंग थी हाल की, उनके क्या हाल हैं इस वक्त, और स्पेशली होनासा को देखिए आप स्विगी को देखिए, और आप देखिए ये जिसका जिक्र किया हमने ओला को, ओला इलेक्ट्रिक। राजेश जी, ये ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें? आई मीन द सीरियस अनवाइंडिंग है, और आप विदिन मेरे ख्याल से कब की लिस्टिंग है ये अगस्त की लिस्टिंग थी, रक्षाबंधन से मेरे ख्याल से 3 दिन पहले 4 दिन पहले की लिस्टिंग थी, और ये जो प्राइस डैमेज हुआ वर्सेस हाई ऑफ 156, अभी भी लेकर इसको डिनायल मोड में रहें कि ये रिकवर हो जाएगा, एवरेज कर लें, या फिर आपको क्या कहते हैं, एक बार विश्वास करना पड़ेगा आपको? आपका व्यू क्या है इसमें? वीरू जी, ओला पे आऊं उसके पहले जो अभी आपके सहयोगी आईपीओ मार्केट पे कह रहे थे ना, उस पे 2 लाइन कहना चाहूंगा कि ये जो बुल मार्केट पिछले 3-4 सालों से चला, कोविड के बाद से ही कह लीजिए, तो उसमें एक नए तरीके के इन्वेस्टर्स बाजार में आए और उस वजह से आईपीओ बाजार में जबरदस्त बढ़त देखी गई। कई बार तो ऐसे ऐसे हफ्ते गए कि एक हफ्ते में 10-12 आईपीओ आने लगे, और आईपीओ में किसी ने कोई फंडामेंटल नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे, कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन प्रमोटर है, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या नंबर्स है, किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी को समझाने जाओ तो लोग कहते थे इसकी जीएमपी ये चल रही है। जीएमपी के कारण से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन गिर रहे थे। जहां तक मुझे याद है, बहुत से आईपीओ तो ऐसे भी आए जो 200, 300 टाइम सब्सक्राइब हुए। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो एक यामा मोटरसाइकिल की डीलरशिप थी जिसमें 2 स्टाफ लेके 2 शोरूम चला रहे थे। उसके आईपीओ 400-500 या उससे भी ज्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और हुंडई जो कि एक पूरी कंपनी चला रहा था, उसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन बहुत मुश्किल से पार लगा था। तो ये हालात बने हुए थे कि जीएमपी के बेस पर आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे थे, और उसी वजह से इस वक्त जो निवेशक हैं वो फंसे हुए हैं। मैं आगे भी यही कहना चाहूंगा कि हमेशा फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। जीएमपी एक शैम है, उस पर ध्यान न दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब आते हैं ओला पे। तो ओला पे भी अगर आप देखो तो लगातार लॉसेस बने हुए हैं, क्वालिटी कंसर्न्स अपनी जगह हैं। ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई फर्क आएगा। दूसरा, अगर आप देखो तो जो 2 व्हीलर ईवी स्पेस की बात थी और जिसके कारण से ओला में इतनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन वगैरह आई थी, आज की डेट में सभी कोई दूसरी कंपनियां भी जो पुरानी कंपनियां हैं जिनके पूरे एकदम सारे लॉजिस्टिक्स वगैरह बने हुए हैं, वो भी ईवी 2 व्हीलर लॉन्च कर रही है, फिर वो चाहे होंडा हो या दूसरी कंपनियां हो। तो मुझे लगता है ये कंपटीशन भी हीट अप होता जा रहा है। नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं, क्वालिटी कंसर्न्स की लगातार खबरों में न्यूज आती रहती है। बेहतर होगा स्टॉक से दूर रहे, नई खरीदारी की तो कोई सलाह रहेगी नहीं। कोई उछाल आता है, लॉस तो होगा क्योंकि सब ऊंचे के लेवल में फंसे होंगे, बट उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी। एग्जिट समटाइम करने की राय। अब मिड कैप फंडा के लिए चलते राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा। श्रेया, मिड कैप के हिसाब से मैं पाक होटल के साथ जाना चाहूंगा, जो कि ईपीजे सुरेंद्रा पाक होटल के नाम से जाना जाता है। पूरी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो होटल सेक्टर भी बूम कर रहे हैं। अब पाक होटल्स की 36 होटल्स है, 23 सिटीज में इनके प्रेजेंस है। 2495 रूम है, जो कि 5 साल में इनका टारगेट उसे 5000 कर देने का है, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल। फ्लोरिस करके इनका एक पेस्ट्री की चेन है, जो कि इस बार पिछले महीने उन्होंने 100 स्टोर्स कंप्लीट कर लिए, और आगे आने वाले 2 सालों में उसे 200 करने की इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है।
एक कलकत्ता में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें करीब 250 रूम और 100 अपार्टमेंट्स है। मैनेजमेंट ने इस बार के कॉन कॉल में क्लियरली कहा है कि अगले साल से 100 करोड़ रुपया हर साल का कैश फ्लो जनरेट होगा वहाँ से 3 साल तक लगातार। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। डेट फ्री हो गई कंपनी, जहाँ 600 करोड़ के आसपास का डेट हुआ करता था, अब डेट फ्री कंपनी है और डिमांड अपनी जगह बनी हुई है। और इन सब सारी चीज़ों के बीच अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप सिर्फ 3400 करोड़ रुपया का है। मुझे लगता है ये हाईली अंडर वैल्यूड है, यहाँ पे निवेश करना चाहिए। साल भर में हमारा अनुमान इसमें 210-215 के टारगेट्स के हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हुई है ट्रम्प साहब पता नहीं क्या क्या ना कर डालें, तो ये अनसर्टनिटी बाजार को वैसे ही पसंद नहीं आती। वैसे वीरू अब है नहीं, सूर्यास्त होने से पहले ही अपना रथ लेके भग लिए हैं। ये हाल है बाजार में। मैं तो ये कहने वाली थी सर कि ट्रांजिशन हो रहा है बाजार में, लेकिन कमाई का अड्डा में भी ट्रांजिशन हो गया है। वीरू सर की जगह वो रथ आशीष लेके सर निकल लिए। पधारे हैं। कल वो पूछ रहे थे सूर्यास्त कब होगा, आज सूर्यास्त से पहले ही रथ लेके निकल लिए भाई साहब। ये हाल है। और मुझे तो ये चिंता की बात लगती है कि ऐसे मार्केट में लोग वैलेंटाइन डे मनाने के लिए जल्दी छुट्टी कैसे ले रहे हैं ऑफिस से। वैसे राजेश सर, ये आपने वैलेंटाइंस डे के हिसाब से कपड़े पहने थे या आपको पता था कि बुल को भड़काने की जरूरत पड़ेगी? देखिए 3 चीजें हो गई। एक तो बाजार सुबह खुला एकदम लाल रंग से था, तो मुझे लगा कि चलो वो भी हो जाए। दूसरे आपसे मुलाकात थी वैलेंटाइन की, और तीसरे बुल को तो भड़काना पड़ेगा ना भाई, सबको तो साथ चलना पड़ेगा। के मूल्यांकन अब आकर्षक हो चुके हैं। अब यहां से भी 5-7% गिरने वाले होंगे, तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बॉटम पकड़ना मुश्किल है, पर आप भी धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी के बढ़िया स्टॉक्स में पैसा डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं। राजेश सर, है स्क्रीन पे लैक ऑफ पार्टिसिपेशन दिखता है। दिन के दौरान मार्जिन कॉल ट्रिगर्स हो रहे हैं। वो अंग्रेजी में एक वर्ड यूज करते थे अपन, बहुत गिरावट आती थी, कैपिटुलेशन। मतलब अब तो कोई खड़ा ही नहीं है, वो मामला वहां पहुंच गया है। आमतौर पे कहते हैं ऐसे फेजेस जब आते हैं तो वो होपफुली लास्ट फेज होता है। ऐसा मानो क्या कि अब यहां से डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, गिरे तो गिरे, लेकिन अब एक्यूमुलेट करने का समय आ गया है। आप लोग होम कैपिटल इस अप्रोच के साथ उतरे हो क्या? नमस्कार आशीष जी, और आपने सही कहा कि एक्यूमुलेट करने का समय आ गया है। ये कहना मुहाल है कि और गिरे कि नहीं गिरे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि 10 ईयर ट्रेजरी जो यूएस की है, या अपनी रुपए की गिरावट है, उन दोनों को मिला के अगर 4.5 पौने 5 बजे के आसपास 10 ईयर की यील्ड और 3.5 के आसपास की रुपए की गिरावट को मिला लिया जाए तो 8-8.5% की कमाई एफआई को ऐसे ही हो रही है। तो एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली उस कारण से चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन जो कि एक दानव की तरह खड़ा था, वो पीछे छूट चुका है। नतीजे ठीक ठाक आए हैं। आरबीआई ने भी पहला कदम उठा ही लिया है रेट कट का। बजट से भी कोई बहुत ज्यादा निराशा नहीं हुई। तो जो बेसिस है फंडामेंटली वो स्ट्रांग होता जा रहा है। बस अब दरकार है कि आपको थोड़ा सा नजरिया अपना लंबा रखना पड़ेगा। रोजमर्रा की ये जो उथल पुथल हो रही है उसे थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। फंडामेंटल्स जहाँ साउंड है, जो कल आप स्टॉक को 100 रुपए में खरीदने को तैयार थे और आज वो 70 रुपए में 75 रुपए में मिल रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि अच्छी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन वही है कि यहाँ लोग सुबह से शाम तक को लॉन्ग टर्म समझने लगे हैं, तो वो थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक काम करूं, आज के BTST या फिर STBT ट्रेड जो को कुछ ना कुछ मजबूरन खरीदना पड़ेगा। राजेश जी, अगर मजबूरी में कुछ खरीदना है तो क्या खरीदोगे? वैसे आप कह रहे हो डिप्लॉय कर रहे हो पैसा, सबसे पसंद क्या आ रहा है, कहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आईसीआईसी बैंक दिया था, पार्क होटल्स दिया था, खरीदारी की सलाह दी थी। हुंडई में खरीदारी की सलाह दी है आज ही के शो में। और भी जोड़ना हो तो मैं समझता हूँ कि आप IRCTC पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि अगर आप देखो तो उनके 4 डिवीजन बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर वो रेल नीर के हो, टिकटिंग के हो, टूरिज्म के हो, सारे ही बहुत अच्छे, केटरिंग के हो, बहुत अच्छे चल रहे हैं। वैल्यूएशन बहुत शानदार हो गए हैं। डेट फ्री कंपनी है। जो भी नए वंदे भारत वगैरह ट्रेनें लॉन्च होंगी उनका इनको फायदा पहुंचने वाला है। फुल कोच बुकिंग कर रहे हैं, जोमेटो के साथ टाई अप हुआ है। और इन वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रह गया है। बाजार के कारणों से गिर जाए तो अलग बात है, बट अगर कोई 6 से 8 महीने का नजरिया रखता है तो यहाँ से 15 से 20% की अपसाइड बिल्कुल बनती है।
तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। एक मिड कैप का स्टॉक है रेडिंगटन इंडिया, जो कि नंबर्स बहुत अच्छे आए थे कंपनी के, जो प्लान्स वगैरह हैं उन्हें सब देखते हुए यहाँ पे हमारा 270-275 का टारगेट है, यहाँ खरीदारी की जा सकती सिटी से ये फिलहाल पसंद ग्लोब के संकेत हैं। मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ूं उससे पहले राजेश सर आए हुए हैं, फिर वीरू की आत्मा फड़फड़ाएगी अगर मैं आपसे बातचीत ना करूं इस वीकेंड के लिए क्या क्या तैयारी करनी। मेरे लिए तो दो ही थी राजेश सर, वो एक तो छावा जो थिएटरिकल रिलीज है और दूसरा मेरे ख्याल से OTT प्लेटफॉर्म्स पे वो धूमधाम। बाकी सब कुछ छोड़ देता हूँ मैं। आई एम श्योर आपने भी रिव्यूज पढ़ लिए होंगे, मैंने पढ़ रहा था सुबह रिव्यूज। छावा में बस तारीफ है उनके किरदार की, विकी कौशल के परफॉर्मेंस की, बाकी ठीक है, रिव्यूज मिले जुले से हैं, क्या करना है। और वो OTT वाली जो रिलीज हुई है ना उसके तो रिव्यू बहुत ही थके हैं, पर उसमें ये लिबर्टी है कि खर्चा नहीं करना, घर बैठे देखना है तो निपटा सकते हैं। आप क्या करने वाले हो? देखिए आशीष, जैसी हमारी कल भी बात हुई थी ना कि छावा की अगर बात की जाए ना, हाँ। तो आज की डेट में मैंने इस हफ्ते के लिए जो भी रिलीजेस हैं, तो छावा में एक डायलॉग है कि हाथी घोड़े तोप तलवार पालकी, फौज तो हाँ। तेरी भारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा आज भी सब पे भारी है। तो वही वाह। हफ्ते पे वाह होता वाह। है। ये उसमें क्या कहते हैं उसे, प्रोमो में क्या कहते हैं उसे, प्रोमो को, फिल्म के प्रोमो को सर, ट्रेलर ट्रेलर में था क्या ये डायलॉग? आपने कैसे सुन लिया? सर ये सब अंदर की बात है। तो ये डायलॉग है पिक्चर में। तो वही बात है कि जो भी OTT की रिलीज हो रही है या इस हफ्ते या थिएटर पे है, सब पे छावा ही भारी है। ये जुदा बात है कि रिव्यूज उतने किरदार को छोड़ के और कोई चीज की खास है नहीं। एंडिंग के थोड़ी सी 10-15 मिनट की रिव्यूज बहुत पॉजिटिव आए हैं, लोग तो जाएंगे ही, कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि धूमधाम से भी ठीक ठाक उम्मीद है। यामी गौतम, प्रतीक गांधी, एजाज खान की पिक्चर है, थोड़ी रोम कॉम कॉमेडी टाइप की है। एक बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी है, वो भी इस हफ्ते रिलीज हो रही है, जो शेखर कपूर की बेटी और अमरीश पुरी साहब के पोते की उसमें जोड़ी लॉन्च की जा रही है। तो ऐसी कई छोटी मोटी पिक्चरें हैं, लेकिन छावा सब पे भारी है। मैंने पता है वो अभी हाल की OTT रिलीज थी, मेहता एंड सन्स या मेहता एंड बॉयज कुछ था ना, मेहता एंड सन्स। बहुत मैंने देखी, आई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बोमन ईरानी की मेहता बॉयज बहुत अच्छी लगी मुझे, बोमन ईरानी की। देखिए आपने क्या? आप स्टोरी टेलर देखो और ब्लैक वॉरेंट देखो, वो दोनों स्टोरी बहुत टेलर ज्यादा आज ही सुबह किसी ने ब्लैक बोला है कि वॉरेंट इज देखने लायक गुड, है। ब्लैक वॉरेंट इज इंडीड गुड सर। ब्लैक वॉरेंट, और चलो वीकेंड की तैयारी हो गई। स्टोरी टेलर और ब्लैक वॉरेंट स्टोरी टेलर निपटा दी इज टू जाएगी। गुड। स्टोरी टेलर इज टू गुड। डन है। राजेश जी, आपने बोला था मिसेस देखने को, मैंने देखी। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, लेकिन वो सर मूवी बहुत ही ड्रैग, तो क्लाइमेक्स को बिना बात के अच्छा हो खींची हुई। सकता था। हाँ, ड्रैग बहुत कर रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट और मैसेज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी और क्लाइमेक्स में बेटर हो सकती थी वो मूवी। उसकी वो जो ओरिजिनल साउथ की मूवी है ना, द ग्रेट इंडियन किचन, वो देखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगी। ये रीमेक्स जब लिख आती है लिया तो भाई उसको मैंने। ड्रैग हो ही जाती है। मैंने कहा एक से ज्यादा देख नहीं पाऊंगा, लिख 3 लिए मैंने। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। क्लोजिंग लाल निशान पर हो रही है। सबसे ज्यादा डेंट देखिए कैपिटल गुड इंडेक्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी 2.5% टूटकर, इनफैक्ट निफ्टी फार्मा देखिए 0.25% के से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। इनफैक्ट मेटल 2% से ज्यादा गिरा और PSU बैंक में 2.5% से ज्यादा की गिरावट। और एक बार हीट मैप देखते हैं अब निफ्टी का, कौन से स्टॉक्स में कैसे परफॉर्मेंस रही है। देखिए अडानी पोर्ट में सबसे ज्यादा डेंट, इनफैक्ट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा डेंट था। अडानी पोर्ट 0.5% करेक्ट होकर क्लोज हुआ और इसके अलावा BEL, अडानी एंटरप्राइजेस, ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में ज्यादा बिकवाली हावी हुई। कुछ स्टॉक्स जो ग्रीन में बंद हुए हैं गिरते बाजार में, देखिए ICICI बैंक, इसमें अच्छी तेजी आज के सत्र में। ब्रिटानिया, FMCG पैक्स के आपको ज़्यादा स्टॉक्स दिखेंगे, नेस्ले, इनफैक्ट IT की जो मैं बात कर रही थी, देखिए इन्फोसिस, HCL टेक, TCS जैसे स्टॉक्स में फिलहाल तेज़ी हुई है और क्लोजिंग अच्छी हुई है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की। तो लगातार 8वां सेशन जब बाजार में ये बिकवाली हमें देखने को मिली। बिल्कुल आशीष तो सर, बैक टू बैक वीक ऑन वीक गेन्स के बाद ये वाला हफ्ता 0.3% निफ्टी दबाव में, और वो तो कहानी बयान नहीं करता है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स का पेन गजब का था इस पूरे हफ्ते। खैर पेनफुल हफ्ता है लेकिन समाप्त हुआ फाइनली। होपिंग अगला हफ्ता कुछ बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी स्क्रीन पे। इस नोट पर इस शो को समेटते हैं। आपको वैलेंटाइंस में कहीं जाना नहीं है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है श्रेया इसके बाद मार्केट का पंचनामा में जुड़ने वाली है।
गाबा सर के साथ मैं पंचनामा करूंगी सर, यही इवनिंग प्लान है मेरा। परफेक्ट है। तभी गाबा सर निकल गए थे, पैनल में तैयार होने गए हैं। ओके, गाबा सर के साथ कुछ ही देर में मार्केट का पंचनामा आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग देखिए। बने रहिएगा, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज का डिटेल्ड कवरेज।